ये आपका आज का संपादकीय पाठ है और ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आप लोगों को एक सामान्य जानकारी भी मिलती है। अभी इस समय हमारे देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव आयोजित करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग लोकसभा के बारे में और चुनाव आयोग के बारे में, जो ये चुनाव करवाता है, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे लिखिएगा। जो सुबह हम लोग डिस्कस करते हैं ना न्यूज वाली क्लास, उसमें हम लोग इस पर बात भी करते हैं। तो चाहे आप गूगल की मदद लीजिए, किताबों की मदद लीजिए, लेकिन आप हाल हाल में इन सवालों के जवाब नीचे लिखा करिएगा। चुनावी विमर्श से गायब जरूरी मुद्दे। और ये तो हकीकत बात है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, और आप देखते हैं कि जाति पाति की बातें हो रही हैं। कहीं आप लोगों को ये सुनाई नहीं दे रहा है कि शिक्षा की बात हो रही हो, नौकरी की बात हो रही हो, या फिर आप देखते हैं किसकी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो रही हो, पर्यावरण की बात हो रही हो, जलवायु की बात हो रही हो। संसदीय चुनाव में आज 5वें चरण का मतदान है और आप देखेंगे कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार नागरिकों को अवसर देता है कि सरकार कैसी हो और उन पर कौन शासन करे। यह सत्ता के दावेदारों की विचारधारा, रीति नीति और दृष्टिकोण को भी जांचने और इच्छा अनुसार मतदान का अवसर भी होता है। मतदान केवल अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी है। मतदान से नागरिकों की राजनीतिक इच्छा प्रकट होती है और मतदाताओं के पक्ष को समझा जाता है। चुनाव में मतदाता के सामने भिन्न भिन्न विचार वाले दल आश्वासन देते हैं। मतदाता उपलब्ध विचारों और वादों में अपने सपनों वाली सरकार बनाने के लिए वोट देते हैं। मताधिकार मूल्यवान है और इस 5 साल में एक बार ही तो आपको लोकसभा में वोट डालने का अवसर मिलता है। वो अलग बात है कि किसी की मौत हो जाती है, किसी और कारण से आपकी सीट खाली हो जाती है लोकसभा की, तो वहां उपचुनाव करवाए जाते हैं। चुनाव राष्ट्रीय विमर्श का अवसर भी होता है और बहस और विमर्श, वाद विवाद, संवाद भारत की प्राचीन परंपरा है। संप्रीति पूरा देश सभी या फिर संसद जैसा है। यहाँ प्रत्येक मतदाता अपनी इच्छा वाले देश और समाज के लिए सजग है। राष्ट्रीय चिंता के सभी विषयों पर राष्ट्रीय विमर्श की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान चुनाव में बुनियादी सवालों पर राष्ट्रीय विमर्श का अभाव है। राष्ट्र सर्वोपरिता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, संविधान के प्रति निष्ठा एवं भारत की विश्व प्रतिष्ठा जैसे जैसे आप देखते हैं कि विषय आधारभूत हैं। यह विषय किसी ना किसी रूप में हमेशा राष्ट्रीय विमर्श में रहते हैं, लेकिन वर्तमान चुनाव में पृष्ठभूमि में चले गए और हम भारत के लोग संस्कृति के कारण दुनिया के प्राचीनतम राष्ट्र हैं। यह विविधता और बहुलता सतह पर है, लेकिन इन सबको एक सूत्र में बांधे रखने वाली सांस्कृतिक एकता चुनावी विमर्श में नहीं है। राष्ट्र से भिन्न कोई भी अस्मिता अलगाववाद की प्रेरक होती है और राजनीतिक दल एक दूसरे पर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगाया करते हैं, मगर सांप्रदायिकता की परिभाषा नदारद है। चुनावी विमर्श में सांप्रदायिकता के निराकार और साकार खतरे पर विमर्श होना चाहिए और सेकुलर विदेशी विचार है और राजनीति में बहुधा इसका दुरुपयोग होता है। व्यवहारिक अर्थ में यह अल्पसंख्यकवाद का पर्याय है। छद्म सेकुलरवाद भी विमर्श में नहीं है। राष्ट्र के समग्र विकास में प्रशासनिक सेवाओं की मुख्य भूमिका है। प्रशासनिक अमला सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन करता है। प्रशासनिक सुधारों पर अनेक आयोग बन चुके हैं, लेकिन प्रशासन की गुणवत्ता प्रश्नवाचक रहती है और इसी तरह अर्थनीति सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यह राष्ट्रीय समृद्धि की संवाहक होती है। महाभारत में नारद ने युधिष्ठिर से पूछा, क्या आप अर्थ चिंतन करते हैं? चिंत्यसि अर्थम। तो आप देखिए, अर्थनीति पर सतत राष्ट्रीय विमर्श अनिवार्य है। राष्ट्र का आत्मविश्वास होता है और राष्ट्रीय विमर्श और भूमंडलीय ताप में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो, या तो भारत भी उससे अछूता नहीं रह सकता है और इसके बावजूद भूमंडलीय ताप चुनावी विमर्श से बाहर है। जैसे जलवायु परिवर्तन, अब आप देखिए भारत को भी उससे अलग नहीं किया जा सकता है, हम लोग भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। जलवायु और जीवन पर्यायवाची है और जल प्रदूषण स्वास्थ्य का बड़ा शत्रु है। भूजल में सीसा, आर्सेनिक, फ्लोराइड और क्रोमियम जैसे जानलेवा रसायन पाए गए हैं। हर साल लगभग 2.5 करोड़ लोग जल प्रदूषण जनित बीमारियों के शिकार होते हैं। औद्योगिक इकाइयों का विषैला पानी और कचरा भूगर्भ जल में मिलते हैं। बोतलबंद पानी और भी खतरनाक है। जल में उपस्थित रसायन बोतल की प्लास्टिक से रासायनिक क्रिया करते हैं और जल दूषित हो जाता है। वायु प्रदूषण से भारत भी पीड़ित है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी धूल भरी वायु लोगों में श्वसन तंत्र पर आक्रामक रहती है
और इससे चिंताजनक मुद्दे भी चुनावी विमर्श में नहीं है। सांस लेना दुश्वार हो जाता है दिल्ली में। कृषि भारत की आजीविका है और किसानों के लिए व्यवसाय भी है। ऋषि और कृषि भारतीय श्रम साधना की शीर्ष पर रहे हैं। चिकित्सा महत्वपूर्ण विषय है और जन स्वास्थ्य और आनंद साथ साथ रहते हैं। राष्ट्रीय पौरुष पौरुष का रूप संबंध जन स्वास्थ्य से स्वस्थ जीवन के लिए उत्तम परिस्थितियां पाना मौलिक अधिकार है। बीमार लोग राष्ट्रीय उत्थान में भागीदार नहीं हो सकते हैं और उत्पादन की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र का सक्रिय मानव संसाधन है। अन्य योजनाओं टाली जा सकती है लेकिन चिकित्सा और स्वास्थ्य नहीं। निजी अस्पताल अपेक्षाकृत महंगे हैं। राष्ट्रीय संवेदना का अभाव है। गरीबों को 5 लाख तक की चिकित्सा उपलब्ध कराने में आयुष्मान भारत योजना की प्रशंसा होती है और इस दिशा में काफी काम हुआ है, लेकिन जन स्वास्थ्य और कृषि भी राष्ट्रीय विमर्श में नहीं है। और देखिए, आयुष्मान की बात करें अगर हम लोग, तो इसकी कब लॉन्च की गई थी? ये 2018 में 23 सितंबर को लॉन्च हुई थी। फैमिली एंड हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होने पर युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है और यह राष्ट्रीय चिंता का विषय भी है। और ऐसे विषय पर सरकार के अलावा सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित है और भारतीय इतिहास का विरूपण पिछले 10 से 15 वर्षों से चर्चा का विषय है और इस इतिहास में वास्तविक तथ्य नहीं है। दुर्भाग्य से यह चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। समान नागरिक संहिता संविधान का नीति निर्देशक तथ्य है। पिछले कई वर्षों से यह राष्ट्रीय चर्चा का विषय है, लेकिन चुनावी विमर्श का मुद्दा नहीं है। सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। क्रिमिनल कानून तो आप देखते हैं सबके लिए एक समान है, लेकिन जो सिविल कानून है, जिसमें शादी की बात कर लीजिए, गोद लेने की बात कर लीजिए, संपत्ति के बंटवारे की बात कर लीजिए, ये अलग अलग समुदाय में धर्म में अलग अलग देखने को मिलते हैं, तो उन सबको एक करने की बात हो रही है। सारा काम सरकारें ही नहीं कर सकती, सामाजिक दायित्व भी जरूरी है। सड़क, पानी, बिजली आदि के सवालों पर अनेक गांव में मतदान के बहिष्कार के समाचार भी सुनाई दिए हैं। इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विमर्श जरूरी है। संवैधानिक लोकतंत्र में अनेक संस्थाएं हैं। भारतीय लोकतंत्र अति प्राचीन है। जब भारत में लोकतंत्र फल फूल रहा था, तब प्लेटो जैसे विद्वान लोकतांत्रिक मूल्यों पर चिंतन कर रहे थे। प्लेटो ने लिखा है कि जनतंत्र समान और असमान को समान भाव से एक तरह का समानता प्रदान करता है। प्लेटो के अनुसार जनतंत्र में अव्यवस्था है और भारतीय लोकतंत्र के लिए भी अव्यवस्था की बात कही जा सकती है। इसके लिए भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय विमर्श जरूरी है। संविधान निर्माताओं ने उद्देशिका में ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ प्रतिबद्धता व्यक्त की है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। चुनाव इस सब पर चर्चा और विमर्श का महत्वपूर्ण अवसर है। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हृदय नारायण दीक्षित साहब, इनके द्वारा लिखा गया है ये आर्टिकल। और भारतीय संविधान की बात करें तो 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ लागू हो चुका था ना, तो 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से लागू हुआ था, तो 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। दूषित जल का गहराता संकट। और पिछले दिनों दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में दूषित पानी के कारण 700 से अधिक लोगों को डायरिया हो गया है। और आप देखिए, अधिकतर लोग, बहुत सारे लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। और इसलिए तो कह रहा हूं कि आप देखते हैं, केवल सरकार का दायित्व तो नहीं है पानी की ओर ध्यान देना, हमारा आपका भी दायित्व होना चाहिए। और आप देखते हैं, दूषित पानी से नहाने के चलते त्वचा रोग के मरीज तो लगभग हर घर में है। गाजियाबाद, नोएडा में यह हाल करीब हर ऊंची इमारतों वाली सोसाइटी का है। यहाँ अधिकांश में जल आपूर्ति भूमिगत जल से है और पीने के पानी का आश्रय या तो बोतल बंद पानी है या फिर खुद के आरओ है। आज देश के अन्य हिस्सों में भी कमोबेश यही स्थिति है। देश के अलग अलग हिस्से अब नल के बदबूदार पानी के आने या फिर हैंडपंपों से गंदे पानी की शिकायतों से परेशान है। पानी, आप देखें, धरती के लिए प्राण है, लेकिन यदि जल दूषित हो जाए तो यह प्राण हर भी सकता है। और 5 साल पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पीने के पानी से कैंसर से मौत का मसला जब गरमाया तो एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल में पिस्तौल रिपोर्ट में इसका कारण हैंडपंपों का दूषित पानी पाया गया, जबकि 2016 में ही एनजीटी ने नदी किनारे के चारों हैंडपंप बंद कर गांव में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था के आदेश दिए थे। और आप देखेंगे, हालांकि कुछ हैंडपंप बंद हुए, कुछ पर लाल निशान लगाने की औपचारिकता हुई, मगर साफ पानी का विकल्प न मिलने से मजबूर ग्रामीण वही जहर पी रहे हैं। तमाम सरकारी योजनाओं पर
अरबों रुपए खर्च भी हुए, लेकिन आज भी करीब 3.77 करोड़ लोग हर साल दूषित पानी के इस्तेमाल से बीमार पड़ रहे हैं। अनुमान है कि पीने के पानी के कारण बीमार होने वालों से 7.3 करोड़ कार्य दिवस बर्बाद हो रहे हैं। इससे आर्थिकी को करीब 39 अरब, कितना 39 अरब रुपए का नुकसान होता है। और देखिए, अगर आप देखें वाटर पर, पानी पर, कहीं प्रदूषण पर लिखने के लिए कुछ आता है तो जल प्रदूषण के बारे में भी बता सकते हैं आप लोग कि इसके कारण क्या है और इससे कितना नुकसान हो रहा है। और आप देखिए इसे सही करने के उपाय क्या हो सकते हैं, समाधान क्या हो सकते हैं। इस पर आपको एक सामान्य जानकारी बनानी है, नॉलेज। और आप देखते हैं बड़ी बड़ी मल्टी तो आप खरीद लोगे, लेकिन पानी कहाँ से लाओगे? वही गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ेगा। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री तो बन गए चुनाव जीतकर, लेकिन आपने देखा है कि एक दिन मुख्यमंत्री निवास को भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। हाँ, ये अलग बात है कि उन्हें पानी जल्दी मिल जाता है। हर घर जल की केंद्र की योजना इस बात में तो सफल रही है कि गांव-गांव में हर तरह का पाइप बिछ गया, लेकिन आज भी इन पाइपों में आने वाला 75% पानी भूजल है। पाइप बिछ गया, अगर पानी आप देखिए अशुद्ध हो जाएगा तो वो अशुद्ध ही मिलेगा, शुद्ध कहाँ से मिलेगा? गौरतलब है कि ग्रामीण भारत की 85% आबादी अपनी अपनी पानी की जरूरतों के लिए भूजल पर निर्भर है। एक तो भूजल का स्तर लगातार गहराई में जा रहा है, दूसरा भूजल एक ऐसा संसाधन है जो यदि दूषित हो जाए तो उसका निदान बहुत कठिन होता है। यह बात संसद में बताई गई कि देश में करीब 6.6 करोड़ लोग अत्यधिक फ्लोराइड युक्त पानी के घातक नतीजों से जूझ रहे हैं। उन्हें दांत खराब होने, हाथ पैर टेढ़े होने जैसे रोग झेलने पड़ रहे हैं, जबकि करीब 1 करोड़ लोग अत्यधिक आर्सेनिक वाले पानी के शिकार हैं। कई जगहों पर पानी में आयरन की ज्यादा मात्रा भी बड़ी परेशानी का सबब है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की 76वीं रिपोर्ट बताती है कि देश में 82 करोड़ लोगों को उनकी जरूरतों के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा है। महज 21.4% लोगों को ही घर तक सुरक्षित जल उपलब्ध है। सबसे दुखद है कि नदी, तालाब जैसे भूतल जल का 70% हिस्सा बुरी तरह प्रदूषित है। सरकारें इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि 78% ग्रामीण और 59% शहरी घरों तक स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। यह भी विडंबना है कि हर घर तक पानी पहुंचाने की परियोजना पर 89,956 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने के बावजूद सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही है। आज भी लगभग आप देखिए 19,000 गांव ऐसे हैं जहां पीने के साफ पानी का कोई नियमित साधन नहीं है। और पूरी दुनिया में, खासकर विकासशील देशों में, जल जनित रोग एक बड़ी चुनौती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनिसेफ का अनुमान है कि अगले अगले भारत में हर रोज 3,000 से अधिक लोग दूषित पानी से उपजी वाली बीमारियों के शिकार हो रहे होंगे। गंदा पानी पीने से दांत, दस्त और आंत में सूजन, पेट में दर्द, ऐंठन, टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस जैसे रोग अनजाने में शरीर में घर बना लेते हैं। ये बता सकते हैं नुकसान कि ये बीमारियां हो सकती हैं। ये भयावह आंकड़े सरकार के ही हैं। और भारत में एक बड़ी संख्या में बच्चे हर साल गंदे पानी से उपजी बीमारियों के चलते मर जाते हैं। देश में आप देखिए 158 जिलों के कई हिस्सों में भूजल खारा हो चुका है। ये आंकड़े भी बता सकते हैं आप लोग। उनमें प्रदूषण का स्तर सरकारी सुरक्षा मानकों को पार कर गया है। और हमारे देश में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले तकरीबन 6.3 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं है, और इसके कारण बीमारियों के साथ साथ कुपोषण के मामलों भी बढ़ रहे हैं। पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसी एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा 2018 में पानी की गुणवत्ता पर कराए गए एक सर्वे के मुताबिक राजस्थान में सबसे ज्यादा 19,657 बस्तियां हैं यहाँ रहने वाले 77.70 लाख लोग दूषित पानी पीने से प्रभावित हैं। IMIS के मुताबिक पूरे देश में 70,736 बस्तियां फ्लोराइड, आर्सेनिक, लोहे तत्व और नाइट्रेट सहित अन्य लवण एवं भारी धातुओं के मिश्रण वाले प्रदूषण जल से प्रभावित हैं। इस पानी की चपेट में करीब 47.41 करोड़ आबादी आ गई है। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। और 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर यूनिसेफ की बात करें हम लोग, तो इसकी स्थापना आप देखते हैं कि 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। न्यूयॉर्क, USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देश में पेयजल से इस जहर के प्रभाव को शून्य करने के लिए जरूरी है कि पानी के लिए भूजल पर निर्भरता कम हो और नदी, तालाब आदि सतही जल में गंदगी मिलने से रोका जाए। वैसे तो भूजल के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकने के लिए भूजल को दूषित करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाए गए।
लेकिन ये कागजों से बाहर नहीं आ पाए। नदी तालाबों को जहरीला बनाने में तो किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी है, छोड़ नहीं। और आज समाज को 20 रुपए का 1 लीटर पानी पीना मंजूर है, परंतु पीढ़ियों से सेवा कर रहे पारंपरिक जल संसाधनों को सहेजना नहीं है। और ये अंदेशा सभी को है कि आने वाले दशकों में पानी को लेकर सरकार और समाज को बेहद मशक्कत करनी होगी। वह दिन नहीं देखना पड़े, इसलिए जरूरी है कि सभी एकजुट होकर पानी और इसके स्रोतों को बचाने में जुट जाएं। लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं। अब आप खुद सोच के देखिए, 25-30 रुपए की अगर 1 लीटर बोतल पानी आपको खरीद कर पीने पड़ रही है, तो ये कोई अच्छा समय नहीं कह सकते हैं। पहले आप देखिए शुद्ध पानी रहता था, आसानी से मिल जाता था। ये पंकज चतुर्वेदी साहब के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। मित्रता, एक कॉलम अच्छा लिखा जाता है। मैत्री संबंध से संपूर्ण प्रकृति बंधी है। वृक्ष, नदी, थलचर, जलचर, नभचर और सभी जीव जंतु साहचर से जुड़े हैं। वे परस्पर आकर्षण से आबद्ध हैं। पृथ्वी पर मैत्री भाव से ही सभ्यता का विकास हुआ है, या मैत्री भाव ही प्रेम और स्नेह का चुंबक बनता है। वैसे तो मानव जन्म से ही मैत्री व्यवहार एवं व्यवस्था से परिचित हो जाता है, क्योंकि उसके समीप जो भी आता है वह वात्सल्य रस की धारा में अवश्य तैरता उतरता है। कोई कोई तो इसमें डूब ही जाता है। तो मैत्री भाव की उत्पत्ति शैशव काल से ही हो जाती है। दोस्ती ने युग युग में आदर्शों की पताकाएं फहराई, और सच्ची दोस्ती का चरित्र पावन होता है। पशु, पक्षी, पेड़ पौधे भी मित्र तत्व के पोषक माने गए हैं। अनेक विज्ञानी इस तथ्य को सिद्ध कर चुके हैं कि जीव मात्र ही नहीं, निर्जीव निघंटु भी मैत्री प्रभाव से संलिप्त है। इसलिए मित्रता को नैसर्गिक संबंध स्वीकार किया जाता है। और समस्त संबंध ऊंचे ऊंचे तो हो सकते हैं, लेकिन वे मित्रता जैसे गहरे नहीं हो सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मित्रता को जीवन का सूत्र बनाया। श्री कृष्ण ने मित्रता को जीवन का मंत्र बनाया। मित्रता का तंत्र जो भक्ति के रूप में विद्यमान है, वह अवतारों की पृष्ठभूमि है। और चाहे कोई व्यक्ति हो या समाज हो या अथवा देश हो, मित्र भाव सभी में निर्माण एवं विकास की शक्ति को स्थापित करता है। पिता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी तथा अन्य सभी संबंधों का धागा केवल मैत्री तत्व में पिरोया गया है। जहां मैत्री का आधार नहीं है, वहां कोई संबंध सरस एवं सरल नहीं हो सकता है। और जब आप देखेंगे कि मनुष्य पर विपरीत विपत्ति आती है, तब एक सच्चा मित्र ही मदद करता है। बाकी तो सिर्फ मुंह से सहानुभूति जताते हैं। कहते हैं सच्चा प्रेम दुर्लभ है, लेकिन सच्ची मित्रता उससे भी दुर्लभ है। संसार भर को ज्ञात है कि मित्र भाव ने भारत को शांति प्रिय देश बनाया। एक बात आप सभी जानते हैं इस बात को, कि देखिए देशों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी आप लोग पढ़ते हैं ना, मित्रता पढ़ते हैं। आप लोग ये भी पढ़ते हैं, रूस हमारा बड़ा अच्छा मित्र है। जब भी भारत पर विपत्ति आई, रूस ने हमेशा मदद की। अमेरिका एक मतलबी दोस्त है, ये भी आप लोग पढ़ते रहते होंगे। माओवादी भाषा। राहुल गांधी एक अरसे से जिस तरह उद्योगपतियों को खलनायक साबित करने, उन्हें निर्धन तबके का शत्रु बताने में लगे हुए हैं, वह अति वामपंथी विचार ही नहीं, बल्कि माओवादियों सरीखे सोच का परिचायक भी है। अभी मोदी साहब ने भी तो बोला है ना कि राहुल गांधी माओवादी जैसी बातें कर रहे हैं, नक्सलियों जैसी, एक तरह से आप कहिए। नक्सलवाद सुना है ना आप लोगों ने, उसी तरह से बातें हो रही हैं। नक्सलवाद को कभी कभी माओवाद भी कहते हैं। ये पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से इसकी उत्पत्ति हुई थी। वह अति वामपंथी विचार ही नहीं, आप देखिए, बल्कि माओवादियों सरीखे सोच का परिचायक है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें निशाने पर लेते हुए यह कहा कि कोई भी उद्योगपति कांग्रेस शासित राज्य में निवेश करने से पहले 50 बार सोचेगा। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार उद्योगपतियों पर हमला कर रहे हैं। हालांकि वह यह काम पिछले आम चुनावों के समय से ही करते चले आ रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में उन्हें अपने तेवर कुछ अधिक तीखे कर लिए हैं। वह अंबानी और अडानी को खास तौर पर निशाना पर ले रहे हैं। इसके अलावा देश भर में घूम घूम कर यह कह रहे हैं कि मोदी सरकार केवल चंद उद्योगपतियों के हित में काम करती है। संभवतः राहुल गांधी यह जानबूझकर भूल रहे हैं कि अंबानी, अडानी ऐसे ही अन्य उद्योगपति 2014 के बाद सामने नहीं आए। वे तो कांग्रेस के जमाने में ही फले फूले हैं। यह विचित्र है कि राहुल गांधी इसके बावजूद अंबानी, अडानी पर हमला करने में लगे हुए हैं। उनकी ओर से कांग्रेस शासित राज्यों में निवेश किया जा रहा है। स्पष्ट है कि यह निवेश तभी संभव हो पा रहा है जब कांग्रेस शासित राज्यों ने उन्हें, आप देखते हैं कि निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी राहुल गांधी की बातों से सहमत नहीं है। इसका उदाहरण अदानी समूह की ओर से कांग्रेस शासित तेलंगाना में निवेश किया जाना है। इससे पहले राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के समय भी अदानी समूह ने राज्य में भारी भरकम निवेश की घोषणा की थी।
समझना कठिन है कि यदि राहुल गांधी को इन उद्योगपतियों से इतनी ही चिढ़ है तो वे अपने मुख्यमंत्रियों को इसके लिए रोकते क्यों नहीं है कि अमुक अमुक उद्योगपति को उनके यहाँ निवेश ना करने पाए। और राहुल गांधी उद्योगपतियों को कटघरे में खड़ा करके केवल धन का सृजन करने वालों को ही लांछित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उद्यमशीलता पर प्रहार भी कर रहे हैं। वह बार बार गरीबों की तो बात करते हैं, लेकिन यह समझने के लिए तैयार नहीं कि गरीबों का भला तब होगा जब देश में सब ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगेंगे। यह अतिवादी बाम विचार है कि सब कुछ सरकार को करना चाहिए। गरीबों के उत्थान समेत आर्थिक मामलों में राहुल गांधी जैसे पितिगामी विचार हैं। उनका तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विशेष रूप से पी चिदम्बरम और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कभी समर्थन नहीं करेंगे। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सामरिक सरकार ने वैसी आर्थिक नीति को नहीं अपनाया था जैसे राहुल गांधी चाह रहे हैं। और इस पर आश्चर्य नहीं है कि राहुल गांधी जो भाषा बोल रहे हैं उससे उनके इर्द गिर्द के चंद लोगों ही दोहरा रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, बता सकते हैं। किसान नेताओं की जिम्मेदारी। पंजाब में आप देखेंगे कि किसान संगठनों के खिलाफ कारोबारियों एवं व्यापारियों की बढ़ती नाराजगी को गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। किसान संगठनों को अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए किसी ऐसे तरीका का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जाए और कारोबारी एवं व्यापारियों को नुकसान पहुंचे। दुर्भाग्य से ऐसा ही हो रहा है। किसानों के नेशनल हाईवे और रेल ट्रैक पर धरने के कारण जनता परेशान है। इसके अलावा करोड़ों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। लंबे समय तक आप देखते हैं कि जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक ही कि कारोबारियों का धैर्य जवाब देगा। किसानों के धरने के कारण ट्रेनें में 8 से 10 घंटे तक विलंब से चल रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि बहुत से लोग पंजाब आने से कतराने लगे हैं। इनमें दूसरे प्रदेशों के आप देखिए कारोबारी व्यापारी भी हैं और पर्यटक भी हैं। अमृतसर में होटल व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और आप देखते हैं कि अब सबका असर राज्य की आर्थिकी पर भी पड़ना स्वाभाविक है। पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। राज्य से बाहर तभी निकल सकता है जब राजस्व बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश एक तरह से बढ़े। और इसके लिए आप देखिए आवश्यकता है कि राज्य का माहौल इसके अनुकूल हो। किसानों के धरने के कारण यदि पंजाब को नुकसान हो रहा है तो इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। किसान नेताओं को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि जो व्यापारी एवं कारोबारी उनके संघर्ष को समर्थन देते आए हैं, वहीं आप देखिए अब उनके खिलाफ आंदोलन की घोषणा करने लगे हैं। किसान नेताओं को अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और सरकार को भी प्रयास करना चाहिए कि किसानों की जो समस्याएं हैं उन पर का समाधान हो, क्योंकि किसान ही हैं जो आप देखते हैं देश भर का पेट भर रहे हैं। और कोरोना महामारी में आपने देखा कि सबने लाज डुबा दी थी, किसानों ने लाज बचा के रखी हुई थी। रील्स बनाने के चलन ने बढ़ाई मुश्किलें। आजकल आप देख रहे हैं रील्स के चक्कर में बहुत सारे लोगों की जान भी चली जा रही है, ये भी देखने को मिल रहा है। तो बीते दिनों उत्तराखंड सरकार ने चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री और गंगोत्री में मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में रील्स और वीडियो बनाने पर प्रतिबंध लगाने का अहम फैसला लिया। वह आप देखिए देवभूमि में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए वीआईपी दर्शन पर भी 31 मई तक रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को सुगम, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के पंजीकरण की व्यवस्था को मजबूत बनाने और चेक पोस्ट पर जांच का भी निर्देश दिया है, तभी सभी श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकें। और पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट मीडिया का चलन तेजी से बढ़ा है और हर दिन एक्टिव यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2023 की एक रिसर्च में दावा किया गया कि दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी इस समय इंटरनेट मीडिया पर एक्टिव है। ज़्यादातर लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मशहूर होने और पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर लाइक्स, शेयर और व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप देखिए रील्स बनाने वाली बीमारी आजकल भारत के कई स्थलों पर भी देखने को मिल रही है। और लोग आप देखते हैं कि वहाँ भगवान के दर्शन, भोजन, कीर्तन, ध्यान के लिए कम और बल्कि घूमने और रील्स बनाने के लिए अधिक पहुँच रहे हैं। ध्यान दें कि इस वर्ष अप्रैल में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की प्रतिबंधित क्षेत्र में रील्स बनाने का मामला सामने आया था। अयोध्या, मथुरा, काशी, केदारनाथ, उज्जैन का महाकाल मंदिर और अन्य तीर्थ स्थल हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थल हैं। ये नाच गाने और अश्लीलता फैलाने की जगह नहीं है। यहाँ इस तरह की चीजें करना अशोभनीय है। केदारनाथ मंदिर वर्षों से भगवान शिव के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। मंदिर के कपाट खुलने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। प्राचीन होने के कारण इस मंदिर के प्रति लोगों को
की आस्था दूर दूर तक है। ऐसे में रील्स बनाकर यहाँ की शांति भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है। हर मंदिर के कुछ नियम और परंपराएं होती हैं जिनका सभी देशवासियों को पालन करना चाहिए ताकि किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। आईपीसी की धारा 295 ए के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करने, इससे संबंधित वक्तव्य देने वालों को दोषी माना गया। ऐसे में उत्तराखंड सरकार द्वारा चार धाम यात्रा में ही हो रही अव्यवस्था धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुंचे और बड़ी आपदा से बचने के लिए उठाए गए कदम सराहनीय है। और रील्स की तो देखिए बहुत सारे लोगों की जान चली जा रही है। आजकल रील्स का बड़ा चलन हो चुका है। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, इसे आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ उत्तराखंड देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये। इसकी सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। लोकसभा में 5 सीटें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। चलिए ये भी आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ आप लोग जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्मार्टफोन के उपयोग पर पाबंदी के निहितार्थ। आजकल आप देखिए स्मार्टफोन की भी जिस तरह से लत लगी हुई है लोगों में, और हम सब आप देखते हैं कि एक दिन अगर इंटरनेट ना रहे, हमारे हाथ में स्मार्टफोन ना रहे, ऐसा लगता है कि दुनिया उजड़ चुकी है। इतने आदी हो चुके हैं हम लोग। यह ऐसा ही है कि स्कूलों में शिक्षक के स्मार्टफोन का अनुचित उपयोग शिक्षकों की संवेदनहीनता को दर्शाता है, और स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग को रोकना चर्चा का विषय है। और आप देखिए पिछले वर्ष आंध्र प्रदेश के शिक्षा विभाग ने कक्षाओं के अंदर शिक्षकों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया, और वही हाल ही में राजस्थान के शिक्षा मंत्री द्वारा भी कुछ ऐसा ही निर्णय लिया गया। जबकि वैश्विक महामारी कोरोना में ने शिक्षा जगत को ऑनलाइन माध्यमों के उपयोग को बाध्यकारी करने और जरूरी बना दिया, वहीं सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में प्रशासनिक कार्यों में स्मार्टफोन के बढ़ते प्रयोग को नकारा नहीं जा सकता है। और आप देखते हैं कि ऐसे में इस पर बेहद चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षकों के स्मार्टफोन के प्रयोग को सीमित करना और बच्चों को मोबाइल आधारित ऐप से शिक्षा के ऑनलाइन माध्यमों को प्रदान करना कहीं ना कहीं एक विरोधाभास को जन्म देता है। कई मामलों में पाया गया है कि जब शिक्षक क्लास के दौरान मोबाइल का प्रयोग करते पाए गए तो उससे शिक्षण व्यवस्था का प्रभावित होना स्वाभाविक है। ऐसे में शिक्षकों के स्कूल में स्मार्टफोन के अनुचित प्रयोग पर नकेल लगाने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हाल के वर्षों में निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ बच्चों को गृह कार्य और सूचना देने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का प्रचलन आम बात हो गई है, जबकि कुछ शिक्षण संस्थानों द्वारा उपरोक्त कार्यों के लिए मोबाइल ऐप का सहारा लिया जा रहा है। और ऐसे में शिक्षण संस्थानों में मोबाइल के प्रयोग पर बढ़ती निर्भरता यह दर्शाती है कि शिक्षण संस्थानों में केवल मोबाइल के प्रयोग प्रतिबंधित करना उचित नहीं है, जबकि इसके लिए एक व्यापक रूपरेखा पर कार्य करने की आवश्यकता है। और मसला यह है कि क्या मोबाइल पर बढ़ती निर्भरता इसके उपयोग को सीमित कर सकती है। नकारात्मक प्रभाव। तो बच्चों में स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 ने उन स्थितियों में स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया जहां प्रौद्योगिकी के साथ शिक्षण से छात्रों के सीखने में सुधार नहीं होता है, या यदि यह छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। और देखिए यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएस में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मोबाइल डिवाइस से निकटता के कारण छात्रों के सीखने में सुधार नहीं होने के विपरीत ध्यान में भटकाव होता है। वहीं अध्ययनों से पता चलता है कि 14 देशों में प्रौद्योगिकी के साथ शिक्षण से छात्रों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि औसतन 4 में से 1 से भी कम ने स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। और इससे शोध अध्ययनों का हवाला देते हुए यह भी बताया गया कि स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने से शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार होता है, खासकर कम प्रदर्शन वाले छात्रों के लिए। ऐसे में शिक्षकों और छात्रों को स्मार्टफोन के प्रयोग को सीमित करना होगा और इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना पर अमल करने की आवश्यकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोबाइल के बढ़ते प्रयोग ने शिक्षण व्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित किया है। क्या किया है? प्रभावित किया है। और वैश्विक महामारी कोरोना ने जिस तरह शिक्षण व्यवस्था में ऑनलाइन माध्यमों का विचलन बढ़ाया, विगत वर्षों में शिक्षण संस्थानों में
ब्लेंडेड लर्निंग की प्रमुखता दी जा रही है। ब्लेंडेड लर्निंग में छात्र पाठ्यक्रम का एक हिस्सा कक्षा में पूरा करता है और बाकी हिस्सा ऑनलाइन या डिजिटल संसाधनों का उपयोग करके पूरा करता है। ऐसे में स्कूली शिक्षा भी ऑनलाइन माध्यमों के बढ़ते प्रयोग से अछूती नहीं रह गई है सकती। और जहां जहां आप देखिए पिछले कई वर्षों में से राजस्थान में शिक्षण संस्थानों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की कवायद की जा रही है, वहीं इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 में लाभार्थियों में राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा में छात्राएं भी शामिल थीं। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाने की योजना है। ऐसे में शिक्षण संस्थानों में बच्चों और शिक्षकों में स्मार्टफोन के बढ़ते प्रयोग पर लगाम लगाना प्रभावी प्रतीत नहीं होता है। स्मार्टफोन पर नियंत्रण, तो आप देखेंगे कि देश के अधिकांश राज्यों ने कक्षाओं और स्कूल परिसरों में छात्रों के लिए मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र, गुजरात आदि शामिल हैं। हालांकि महाराष्ट्र में शिक्षकों को शिक्षण कार्यों के लिए मोबाइल के प्रयोग के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई, जबकि गुजरात में मोबाइल पर प्रतिबंध स्कूलों के साथ साथ कॉलेजों में भी लगाया गया। ऐसे में यह जाहिर है कि अधिकांश राज्यों द्वारा शिक्षण संस्थानों में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाए गए। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चों और शिक्षकों पर शिक्षण कार्यों में मोबाइल के बढ़ते प्रयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। गौरतलब है कि ट्रांसफॉर्म रूरल रूरल इंडिया और रिसर्च एंड कम्युनिकेशंस के बीच एक सहयोग के अंतर्गत यह रिपोर्ट डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि ग्रामीण भारत में 49.3% छात्रों के पास स्मार्टफोन तक पहुंच है। हालांकि जिन माता पिता के बच्चों के पास स्मार्टफोन तक पहुंच है, उनमें से 76.7% ने कहा कि उनके बच्चे मुख्य रूप से वीडियो गेम खेलने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सर्वेक्षण में कहा गया कि स्मार्टफोन तक पहुंच रखने वाले छात्रों में से 56.6% ने डिवाइस का उपयोग फिल्म डाउनलोड करने और देखने के लिए किया, जबकि 47.3% ने उसका उपयोग संगीत डाउनलोड करने और सुनने के लिए किया। केवल 34% अध्ययन डाउनलोड के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं और 18% ट्यूटोरियल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण का उपयोग करते हैं। कितना? 18। ऐसे में यह स्पष्ट है कि बच्चों में शिक्षण कार्यों में स्मार्टफोन का बढ़ता उपयोग उनके शिक्षण कार्यों में बाधा केवल स्कूल तक सीमित न होकर घर तक है। ऐसे में छात्रों और शिक्षकों पर स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाना कदम काफी नहीं है। प्रभावी शिक्षण प्रणाली, तो विगत वर्षों में भारत सहित कई देशों ने स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया ताकि स्कूली शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाया जा सके। यानी विगत वर्षों में शिक्षण कार्यों में स्मार्टफोन पर निर्भरता बढ़ी है। सबसे पहले स्मार्टफोन पर बढ़ती निर्भरता को कम करने और प्रभावी वैकल्पिक माध्यम का उपयोग में लाने की प्रवृत्ति पर जोर देने की आवश्यकता है। अनेक शिक्षण संघों का यह मानना है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से शिक्षण संस्थानों के प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों में बाधा आती है। ऐसे में एक व्यापक रणनीति पर काम करने की आवश्यकता है ताकि बच्चों का शिक्षण कार्यों पर स्मार्टफोन के उपयोग से हो रहे नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। गौरतलब है कि बच्चों के लिए स्मार्टफोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने का मुख्य उद्देश्यों में शिक्षा के साथ उनका स्वास्थ्य भी है। महत्वपूर्ण है कि एक स्मार्टफोन के रिपोर्ट के अनुसार 2 से 17 वर्ष की आयु के बीच युवाओं के एक अध्ययन से पता चलता है कि उच्च स्क्रीन समय खराब स्वास्थ्य का प्रमुख कारण है। इस कारण बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित होते हैं। स्कूलों में स्मार्टफोन पर कम हो निर्भरता, स्मार्टफोन पर बढ़ती निर्भरता को फिलहाल तो हमें नए नजरिए से देखना होगा। शिक्षा व्यवस्था में इसके योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती है। फिर भी असम सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने 20 मार्च को एक अधिसूचना जारी करते हुए शिक्षा सेतु ऐप के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए दैनिक उपस्थिति की ट्रैकिंग अनिवार्य कर दी है। यह निर्देश 1 अप्रैल 2024 से लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षण प्रणाली के भीतर जवाबदेही बढ़ाना और उपस्थिति प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना। वहीं राजस्थान सरकार के भी दो कर्मचारियों ने ग्रामीण छात्रों को मुफ्त में हिंदी में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 8 वर्षों में 250 से अधिक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए हैं। पिछले वर्ष राज्य में शिक्षा के उन्नयन के लिए राज्य सरकार को मोबाइल ऐप दान करने के लिए राजस्थान भामाशाह शिक्षा विभूषण सम्मान 2019-20 एवं शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल ऐप द्वारा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राजस्थान ई गवर्नेंस अवार्ड 2016-17 प्रदान किया गया। उपयुक्त दोनों खबरें कहीं ना कहीं शिक्षा जगत में स्मार्टफोन पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाती है। ऐसे में यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि स्कूलों में मोबाइल के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना और उस पर बढ़ती निर्भरता को कम करना दोनों एक साथ नहीं चल सकते। वैश्विक कोरोना
कोरोना महामारी ने ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता के मद्देनजर 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, द्वारा जारी डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश के अनुसार स्कूल कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए प्रतिदिन अधिकतम 1.5 घंटे और कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए प्रतिदिन 3 घंटे की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। किंडरगार्टन, नर्सरी और प्री स्कूल के लिए माता पिता के साथ बातचीत के लिए प्रतिदिन केवल 30 मिनट का स्क्रीन समय अनुशंसित है। ऐसे में शिक्षण कार्यों में ऑनलाइन माध्यमों और स्मार्टफोन पर बढ़ती निर्भरता पर एक व्यापक कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता है। अब देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये बात जान लीजिए हमेशा। उसके पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो आपको बड़ा न्यूट्रल होकर देखना है। इसके पॉजिटिव पॉइंट बताना है, नेगेटिव पॉइंट भी बताना है, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं वो भी आपको बताना है, और समाधान किस तरह से हो सकता है ये भी आपको बताना है, फायदे भी बताना है। कुछ भी नहीं आपको छोड़ना है, इतना याद रखिएगा। प्रेम करने की उम्र, तंज कसा जा रहा है एक तरह से, देख रहे हैं। ये राजनीति की बातें हो रही हैं, देख सकते हैं पढ़ना हो तो। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जो दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है वो कवर होता है आपका। ये जनसत्ता का एक एडिटोरियल बड़ा अच्छा लिखा जाता है, इसे भी देख लीजिए। तरक्की के बावजूद चुनौतियों के बीच देश की बात हो रही है। किसकी? देश की बात हो रही है। तो आप देखिए, पिछले दशक में देश ने बहुत तरक्की की है। अब यह विकासशील से विकसित देश होने की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। 2-3 वर्ष में तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रही है। आर्थिक विशारदों के मुताबिक देश ने 7% की जो आर्थिक विकास दर प्राप्त की है वह अपने आप में प्रशंसनीय है, जबकि दुनिया के संपन्न देशों की आर्थिक विकास दर भी 4% से अधिक नहीं है। और जहां पूरी दुनिया ने महामंदी का मुकाबला किया, वहां अपने देश ने विस्तृत बाजार और तत्पर मांग के कारण इस मंदी को छका दिया। और यह सही है कि फेडरल बैंक की दरों के बढ़ने के कारण भारत से विदेशी निवेश भगोड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि देश के घरेलू निवेशकों की आस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिदान क्षमता में थी, और इसलिए भारत की निवेश व्यवस्था के साथ वह हाराकीरी नहीं हुई है जो दूसरे कुछ देशों में देखने को मिली है। सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि इसरो के अभियान नासा के मुकाबले बहुत किफायती रहे, और यह गर्व का विषय था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का चंद्रयान उतरा, जबकि रूस का अभियान पूरी तरह विफल रहा। अब भी इसरो की अंतरिक्ष यात्रा योजनाओं और सौर अन्वेषण अभियानों को व्यवसायिक तेवर देने की कोशिश हो रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही भारत इसके बल पर विनिमय दरों में अपनी मुद्रा के गिरते मूल्यों को संभाल सकेगा। और देखिए, इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 में। वॉशिंगटन कहाँ? डीसी में इसकी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है ये। मगर इन सभी तेज पर उभरते आर्थिक विकास के नए इंद्रधनुषों के बावजूद कुछ बातें हैं जो काले बादलों की तरह इस नभ पर उभरी हैं। आज भी भले हमें तरक्की का संज्ञान दें, लेकिन कल को वही हमारे देश के लिए गले की फांस भी बन सकते हैं। देश तरक्की कर रहा है, आधुनिक कारोबार में मजबूती आ रही है। हम एक निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य पाल रहे हैं। यानी कि निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। लेकिन देश की घरेलू शुद्ध बचत में 2020-21 के बाद से लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 3 वर्षों में देश के परिवारों की शुद्ध बचत 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक घट गई है। इस समय यह केवल 14.16 लाख करोड़ है। बेशक 2017-18 के बाद यह शुद्ध बचत का सबसे निचला स्तर है। तब शुद्ध बचत 13.05 लाख करोड़ रुपए थी। सिर्फ 2021-22 में एक बार लगा कि शायद हम 10% आर्थिक विकास दर पर पहुंचकर स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था को छू लेंगे। तब इन परिवारों की घरेलू बचत भी 23.29 लाख करोड़ रुपए हो गई थी। यह बचत ही देश के पूंजी निर्माण का आधार होती है। यह घरेलू बचत ही देश के लघु और कुटीर उद्योगों के निवेश के लिए पूंजी का स्रोत होती है। यह घटी इसलिए क्योंकि महंगाई बेलगाम रही
और पिछले 2 वर्षों में से अपनी मौद्रिक नीति में रेपो रेट की उच्चतम स्तर पर ब्याज बढ़ाकर ब्याज दरों को ऊंचा करके कर्ज को महंगा करके तरलता को घटाने का जो प्रयास किया गया था उसे भारत ने स्वीकार नहीं किया। मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग की एक बड़ी कोटि पैदा हो गई और जिसे देश की सत्ता के अनुसार उन 25 करोड़ लोगों ने बनाया था जिसे वे गरीबी रेखा से बाहर ले आए थे। और इस मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग की मांग में कमी नहीं आई और इसके अलावा वे अधिक ब्याज दरों के बावजूद कर्ज की दर को बढ़ाते रहे। इसके कारण जो जो मांग पैदा हुई वह मूलभूत पदार्थों की नहीं, सुविधा वस्तुओं और दिखावे की वस्तुओं की थी। और इससे आप देखते हैं कि देश में उत्पादकों का रूप भी बदला और लोग आप देखते हैं कि छोटी कारों की जगह बड़ी कारों, छोटे फ्लैटों की जगह बड़े फ्लैटों की खरीद की ओर भाग रहे हैं। यही नहीं, एक और नया सच सामने आया कि ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ने लगी है और इससे शहरों की खपत को पीछे छोड़ दिया है। अब मात्रात्मक वृद्धि 12.8% तक पहुंच गई है और शहरी मांग उसके मुकाबले में घटकर 5.7% रह गई है। नेल्सन आईक्यू की रिपोर्ट के मुताबिक यह वृद्धि गैर खाद्य क्षेत्रों में हो रही खाद्य की तुलना में गैर खाद्य क्षेत्रों में लगभग दोगुनी है और खाद्य क्षेत्रों में होती है। देश में फसलों का फिनिश्ड उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश की ओर जाता है, लेकिन यहाँ भी एक नया मध्य वर्ग पैदा हो गया था जो सुविधाजनक वस्तुओं की मांग कर रहा था और एक साल में हमारी बचत 17% घट गई और जीडीपी में बचत का हिस्सा 50 वर्ष में सबसे कम हो गया है। एक देश जो निर्माण पथ पर बढ़ना चाहता हो, जो अर्थ विशारदों के अनुसार कम से कम 8% विकास दर प्राप्त करना चाहता हो, वहां अगर घरेलू बचत और जीडीपी में बचत कम होगी और घरेलू जो खर्च है वर्ष भर में 54% बढ़ जाएगी, तो ऐसी असंतुलित अर्थव्यवस्था में विकास दर को स्थायित्व कैसे मिलेगा। और स्थिति कुछ ऐसी नजर आ रही है कि देश तो विकसित हो जाएगा, लेकिन उसमें रहने वाले अधिकांश जनता गरीब और मूलभूत वस्तुओं को तरसती रहेगी। उसे अनुकंपा की घोषणाओं पर जीना पड़ेगा। विकास की दर चंद धन कुबेरों के क्षेत्र में सिमट जाएगी। अभी आप लोगों ने एक रिपोर्ट पढ़ी ना कि हमारे देश की 40% संपत्ति 1% लोगों के पास है। नए आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे देश से रिकॉर्ड स्तर पर युवा शक्ति का पलायन विदेशों की ओर हो रहा है। चाहे हम तत्कालिक तौर पर संतुष्ट हो सकते हो कि वहां से प्रवासी भारतीयों द्वारा जो पैसा भारत में आता है, जिसे रेमिटेंस कहते हैं, वह काफी अधिक है, लेकिन यह रेमिटेंस भारत का मूल नहीं बन सकती है। मूल भावना चाहिए थी कि उस युवा शक्ति को जो भारत में रहती है और भारत की एकल घरेलू उत्पादन में अपनी निवल प्रतिदान को बढ़ाती है, लेकिन उसे तो विदेशी मंडियों में बिकने के लिए भेज दिया गया और यहाँ बाकी रह गई तेजी से बूढ़ा होता देश। फिलहाल विकास के आंकड़े उसे गर्वित कर सकते हैं, लेकिन अगर देश की युवा शक्ति, जो देश की कुल कार्यशील आबादी का आधा भाग है, वह देश के नवनिर्माण में ही नहीं जुटेगी और उसके लिए गांव में लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना अपने पलक पहाड़े नहीं बिछाएगी, तो उससे अधिक देश की तरक्की के क्षितिज पर काले बादलों का उमड़ना और नहीं हो सकता है। और जरूरी है कि आप देखिए, देश की युवा शक्ति देश में ही रहे, देश के नवनिर्माण में योगदान दे, लेकिन उसके लिए उसे चाहिए आकर्षण, उत्पादन और रोजगार योजनाएं जो गांव और कस्बों से लघु और कुटीर उद्योगों के रूप में सहकारी आंदोलन के योगदान के साथ उभरे। और लेकिन पिछले कुछ भ्रष्ट अनुभवों के कारण ना तो सरकारी आंदोलन देश में पनप पा रहा है और ना ही लघु और कुटीर उद्योग। इसी प्रकार एक तरक्की करता हुआ देश अधिक से अधिक बेरोजगारों का देश बनता जा रहा है, जिससे महंगाई ना उसके बखिए उधेड़ गई दिए और भ्रष्टाचार उसके सिर का हर साया छीन रहा है। चलिए, क्या सोचते हैं आप लोग बताइए। और देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमी के लिए आप लोग एनसीईआरटी की क्या पढ़ें, एनसीईआरटी किताबें जरूर पढ़ें। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है ना, उसी को कहते हैं। और देखिए, रिजर्व बैंक की बात करें तो हमारी केंद्रीय बैंक और बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी मुंबई, महाराष्ट्र में। इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब ईमानदारी से आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मेरे लिए कोई भी सुझाव है, सवाल है, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।